नहीं थे। 21 तारीख से ये लगातार गुहार लगा रहे थे, तमाम देशों के थ्रू अप्रोच कर रहे थे। 5 राष्ट्राध्यक्ष, पांच यानी अलग अलग, आप उसको अलग अलग देशों के वजीर आजम कह लें, कुछ देशों के सदर कह लें, उनके थ्रू इन्होंने ईरान को अप्रोच किया। 8 स्पाई एजेंसीज के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं। तो बड़ा क्लियर है कि कौन डेस्परेट था। जो बातचीत होगी उसमें दो चीज होगा। ईरानी कोशिश करेंगे कि अमेरिका और इसराइल को सेपरेट करें और इसराइल पे जवाबी हमला करें, अगर नहीं मानता है इसराइल पे हमला करने से लेबनान में। अमेरिका ये कोशिश करेगा कि ईरान और लेबनान को अलग करें और हमारी जंग बंदी हो जाए और लेबनान पे हमला होता है। अब ये ग्राउंड पे क्या होता है, क्या बातचीत बनती है, इससे क्या चीज निकल के आता है, वो इस चीज फायर को डिफाइन कर। प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में तमाम नाजरीन और सामीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। ये प्रोग्राम नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है। मशरिक़ी वस्ती में हालिया आर्जी जंग बंदी के ऐलान के बावजूद चंद ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिन्हें इस माहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है, और इनकी जिम्मेदारी पूरी तरह इसराइल पर ही है। इस सूरत हाल ने न सिर्फ जंगबंदी की संजीदगी पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इसके पसपर्दा मुमकिन हिकमत अमली पर भी बहस छेड़ दी है। आज हम अमरीकी सदर की जानिब से जो जबान इस्तेमाल की जा रही है, इस पर भी तबादला ख्याल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए गए बयानात और इनकी जुबान के अंदाज ने भी आलमी सतह पर तशवीश को जन्म दिया है, क्योंकि एक बड़ी ताकत के सरबराह से ज़्यादा मुतवाजन और जिम्मेदाराना रवैये की तवक्को की जाती है। हमारा मरकजी मौजू है कि बज़ाहिर ये जंग बंदी वक्ती सुकून का ज़रिया तो बन सकती है, लेकिन इसका मुस्तकबिल गैर यकीनी नज़र आता है। क्या वाकई अमन की जानिब पेशरफ्त है या महज एक वक्ती सियासी चाल है? इन्हीं अहम सवालात के जवाब जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हम अपने मेहमान सौरभ कुमार शाही से गुफ्तगू करेंगे और इस जंग बंदी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले सौरभ साहब ये बताइए कि क्या ईरान वाकई अमरीकी हमलों की धमकी से खौफजदा हो गया था, या इसकी पसपर्दा कोई हिकमत अमली और मसलहत कारफरमा थी? इस पर आप अपनी राय दोनों फरीक पर रखें। देखें, हमले से क्या डरेगा, मतलब हमले तो हो ही रहे थे लगातार। ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि जो इसके पीछे रीजन ये है कि 21 तारीख से अमेरिका मुज़ाकरात के लिए कह रहा था। देखें, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गोल क्या थे अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने इसी प्रोग्राम में पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि जुआरी जब 2-3 हाथ जीत जाता है तो कई बार उसे ये शक हो जाता है, अगर उसके अच्छे पत्ते आ गए और वो जीत गया तो कई बार उसे शक हो जाता है कि वो अच्छा खिलाड़ी है, हम्म। ना कि पत्ते उसके पास अच्छे आ गए हैं। इसको हम अंग्रेजी में साइकोलॉजी में बोलते हैं हॉट हैंड सिंड्रोम। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला में किया, हालांकि अब उस पर भी इंटरनल रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं कि वहां पे एक्चुअली में क्या हुआ। बहुत ही कुछ संजीदा जो जर्नलिस्ट हैं वो वहां पे गए हैं, उन्होंने वहां से रिपोर्टिंग की है और उनका कहना है कि मोर और लेस अपने देश को बचाने के लिए माडूरो जो है खुद इसके लिए तैयार थे कि उनको, अगर उनके हटने से देश बच जाता है तो ये हो जाए। एनीवे, वो कभी बाद में उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे जिसको कहते हैं कि उसकी हिम्मत बढ़ गई, कि उनको ये लगा कि बच्चा मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूं, मैं ऐसे कर सकता हूँ। दूसरा ये भी था कि याद रखें कि कासिम सुलेमानी के शहादत के बाद और उसके बाद जो ये जवाबी हमला ईरान ने किया, उसमें अमेरिका के बेस तो उसने डिस्ट्रॉय किए थे जो इराक में थे, लेकिन जान का नुकसान नहीं किया था। या जो डिस्ट्रक्शन थी वो सुपरफिशियल थी कि आपने एक बेस का नुकसान कर दिया। अमेरिका के वहां पे 14 बेसिस हैं, आपने एक है। उससे अमेरिका को ये लग गया और रादर डोनाल्ड ट्रंप को ये लग गया कि अच्छा, अब हम कुछ भी करके निकल सकते हैं और इस पे, यानी इनके पास हिम्मत नहीं है कि ये हमसे टक्कर ले सके।
ये बहुत बड़ी गलती ईरान ने उस जमाने में की थी। उस जमाने में ही फोर्सफुल अटैक होता तो ये आदमी डर जाता। देखिए डरपोक आदमी है, आप उसको देखें तो अगर बिल्कुल। इसके मद्दे मकाबिल कोई स्ट्रांग कैरेक्टर खड़ा हो जाता है तो ये काफी जो है वो, मतलब इसका चेहरा जो है वो जर्द हो जाता है। आप देखें इसके शक्ल को, अगर पिछले कई दिनों से जो इसने भाषण, वो जो स्टेटमेंट वगैरह दी है, लेकिन वो नहीं हुआ तो इन्होंने अटैक कर, इनको सही में लग रहा था कि बस आज हम मार देंगे, काम खत्म हो जाएगा, शाम में ये इनका सरेंडर हो जाएगा और ये आ जाएगा। ये 2 घंटे के बाद, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों में कह रहा है कि द रिएक्शन सरप्राइज अस। हमें ये नहीं पता था कि जो पर्शियन गल्फ के जो ममालिक हैं, सो नाम निहाद जो सुन्नी ममालिक हैं, उन पे भी हमला हो जाएगा और इतना भयंकर हमला होगा और 100 मिसाइल हमारे शिप्स पे मार दी जाएंगी। ये सारी चीजें अ, अब ये बेवकूफाना है, क्योंकि आपने क्या सोचा उससे मतलब नहीं है, सामने वाला तो ये बोल ही रहा था। तमाम जर्नैल, तमाम जो ऑफिशियल्स हैं वो ईरान के कह रहे थे कि भाई ये जंग अगर होगी तो ये महदूद नहीं रहेगी, याद रखना हम इसको फैला देंगे चारों तरफ। हम्म। और वही होने लगी। अब मसला ये था कि उसके लिए तैयार नहीं थे। 21 तारीख से ये लगातार गुहार लगा रहे थे, तमाम देशों के थ्रू अप्रोच कर रहे थे। 5 राष्ट्राध्यक्ष, 5 यानी अलग अलग, आप उसको अलग अलग देशों के वजीर आजम कह लें, कुछ देशों के सदर कह लें, उनके थ्रू इन्होंने ईरान को अप्रोच किया। 8 स्पाई एजेंसीज के थ्रू अप्रोच कर रहा है। तो बड़ा क्लियर है कि कौन डेस्परेट था इसमें। ईरान का कहना था कि जब तक हम तुमको सीख नहीं दे देते, क्योंकि बड़ा एक अच्छी सी कालीबाफ ने एक लाइन दी थी कि देखें, पुल टूटेंगे बन जाएंगे, हमारे पास सलाहियत है। भाई हम उस पर आएंगे कि ये क्या सलाहियत है ईरान के पास। पुल टूटेंगे बन जाएंगे, उसकी सलाहियत हमारे पास है, लेकिन अमेरिका को सीख देने का मौका दोबारा नहीं है। जी बिल्कुल। और उसी बिना पे ये चीज जो है वो की गई है। दूसरी कि चाहे वो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हो, ईरान का हर चीज डिसेंट्रलाइज है। ईरान का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो 2.9% ही पूरे ईरान के इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन का प्रोड्यूस करता है, जो सबसे बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने प्लांट्स हैं और छोटे छोटे। दूसरा ये है कि प्लांट को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है। 4 साल से लगातार हमला करने के बाद रशिया ने अब जाके यूक्रेन के प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया। 4 साल से, यानी 2022 से हमले हो रहे हैं, तब जाके इस दिसंबर में उसका कोलैप्स जो है देखने को शुरू हुआ है। आप एक दिन का हमला करके ईरान के उसको कोलैप्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल चीज तो है नहीं, पावर प्लांट। भाई आपने एक उड़ाया किसी सब पावर स्टेशन को, दूसरा उसको रिप्लेस कर देगा। दूसरी ये कि इन सब चीजों की बनाने की सलाहियत ईरान के पास है। रिकंस्ट्रक्शन जो ईरान का है, वो उसकी हर चीज ईरान खुद प्रोड्यूस करता है। स्टील खुद प्रोड्यूस करता है, सीमेंट खुद प्रोड्यूस करता है। उनमें कोई किसी भी चीज की ईरान को जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बोथ सीमेंट और स्टील की ओवर कैपेसिटी है, यानी इतना प्रोड्यूस करता है जितना वो कंज्यूम नहीं कर पाता है। यही चीजें जो है वो और जगहों पे भी यूज होती है। इनफैक्ट मैं बताऊं, हमारे दर्शकों को पता ही था, मैं अभी ईरान गया हुआ था, बिल्कुल जंग से 5 दिन पहले तक मैं वहीं पे था। 12 रोजा जंग में 1300 मकान, अलग अलग मकान दुकान जो भी कह ले, उन पे हमले हुए थे। हम वीडियो बनाना चाह रहे थे कि कहीं पे वो डिस्ट्रक्शन दिखे, और ये तो बमुश्किल कोई 1 या 2 जगह हमें नजर आई। यानी उस 7 महीने के अंदर में रिकंस्ट्रक्शन हो गया था कि हमें जगह नहीं मिल रही थी कि जिसको हम रिकॉर्ड करके, जैसे मीडिया में होता है ना, हम लोग स्टॉक फुटेज रखते हैं आगे के न्यूज के लिए कि हम्म। जब न्यूज होगा तो वो स्टॉक फुटेज बनाने में हमें दिक्कत पेश आ रही थी, क्योंकि वो चीजें इतनी जल्दी रिकंस्ट्रक्ट कर दी गई थी कि वो टूटा हुआ लग ही नहीं रहा था। तो फिर मैं उसका क्या वीडियो लेके रखूंगा स्टॉक फुटेज। कुछ मकान, कुछ ऐसी जो शीशे की बिल्डिंग थी जिनका की स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया था, उसकी हमने तस्वीर ली। तो ये कोई डर उनको नहीं था कि हमारा ये हो जाएगा और इससे न्यूक्लियर वेपन का हमसे हमला हो जाएगा। ये अ, मसला ये है कि सोशल मीडिया पे जो एक्सपर्ट है वो कुछ ज्यादा, आजकल एक्सपर्ट भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, ये भी मसला हो गया। तो वो चीज एक मायने रखती है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि इसका कोई ये था। लगातार गुहार लगा रहे थे, लास्ट में चाइना को रोक इन किया गया।
पाकिस्तान को, मतलब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनके एडवाइजर थे उसने कहा कि जब तक तुम किसी मुस्लिम ममालिक के थ्रू अप्रोच नहीं करोगे, और मुस्लिम ममालिक से मतलब था कि जो मुस्लिम ममालिक हो, मतलब यूएई टाइप के नहीं, कि मतलब नाम निहाद हैं, शराब भी पी रहे हैं और खंजीर का गोश्त भी खा रहे हैं और मुसलमान भी हैं, कहने के लिए। तो फिर जो है वो पाकिस्तान को अप्रोच किया गया कि भाई आपके थ्रू अगर हम जाते हैं तो ये होगा, और वो अप्रोच जो है उसमें चाइना भी शामिल इस जंगबंदी के पीछे क्या मार्केट का कोई दखल है? है। बिल्कुल मार्केट का दखल है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। अमेरिका का में जो बाहर के देश अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं, जो चाहे वो कैपिटल्स हैं, यानी सॉवरेन वेल्थ फंड है, या इस तरह की चीज जो अमेरिका में रखा जाता है अपने उनके ट्रेजरी में, यानी न्यूयॉर्क फेड के ट्रेजरी में जो रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है कि दुनिया ये मानती है कि स्टेबलाइज्ड कंट्री, यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा होगा नहीं। स्टेबलाइज्ड कंट्री में जब आप उसके बॉन्ड मार्केट में आप अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो रिटर्न जो है उसका कम होता है। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई मैं तुमको सेफ्टी दे रहा हूँ, तो तुमको मुनाफा क्यों दूं? दोनों में एक चीज होगा ना, सेफ्टी होगा या मुनाफा होगा। तो आप उन जगहों पे पैसे लगाएंगे उन देशों में जहां सेफ्टी नहीं है, तो वहां मुनाफा है कि अच्छा ठीक है, हम रिस्क तो ले रहे हैं, तो हमें तो 12% मिलना चाहिए भाई। अमेरिका में ये रिटर्न नॉर्मली 2% के आसपास, 2 सवा 2% के आसपास है। वो बढ़ के 4.8% पहुंच गई थी, यानी लोगों को लगने लगा कि अमेरिका सेफ है। अगर ये 5 को ब्रीच कर जाएगी, 5% को जो ब्रीच करने ही वाली थी अगले कुछ दिनों में, तो फिर वहां से देर इज नो कमिंग बैक। हालांकि अभी भी देर इज नो कमिंग बैक। आपकी वनरेबिलिटी जो है एक्सपोज कर दी गई है। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं कि स्कूल में एक दादा जो होता है, वो कमजोर बच्चे को 20 थप्पड़ मारे। कमजोर बच्चा अगर पलट के दादा को एक थप्पड़ मार दे, तो उसकी उसका वकार देखिए, ये क्या है, ये जो अमेरिका का जो डोमिनेंस है यहाँ पे, वो इसलिए है क्योंकि मिलिट्री का उसको यूज नहीं करना पड़ता है। यानी मिलिट्री के डर से जो उसका एक वकार है, डर से, हम्म। जस्ट द शेयर फियर ऑफ द मैसिव मिलिट्री यूज, उस वकार से उसकी हुकूमत चलती है। किसी ने कह दिया दादा को कि तू अरे मारो एक फेंक देखे तो कैसे मारते, और आपने घूंसा लगाया और उसको कुछ नहीं हुआ, या उसने आपको 20, उसने भी आपको मार दिया, तो हो सकता है कि आपके पास मिलिट्री पावर में अभी भी बढ़तरी हो, लेकिन वकार तो आपका खत्म हो गया। यानी ये दुनिया को पता चल गया कि मिलिट्री मीन्स से हम डिप्लोमेटिक एंड अब अपना नहीं एश्योर कर सकते हैं, अपना मतलब अमेरिका का। इसके दूरगामी जो परिणाम होने वाले हैं, इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने वाले हैं, वो हर जगह दिखेंगे। वो चाइना में दिखेगा, वो भारत में दिखेगा, हर जगह वो दिखेंगे। जिन जिन देशों ने अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अमेरिका को आउटसोर्स कर दिए, उन सब को लग रहा है कि अगर अपनी बेस ये उस जगह पे नहीं बचा सकता जहां इसके 14 बेस थे, तो उन जगहों पे कैसे बचाएगा जहां एक या डेढ़ या दो बेस है। करेक्ट। तो ताइवान का केस देख लें, अभी इसी हफ्ते ताइवान की जो अपोजिशन लीडर हैं, जी जी। कुमिंतांग पार्टी की, वो चाइना का दौरा कर रहे हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि उनको सबको एक लिमिट समझ में आ गई है। और भी मैं बात, अच्छा अभी चूंकि न्यूज में यही सब चल रहा है, तो कई चीजें जो छुप जाती हैं। हम्म। फिलीपींस जो अमेरिका का मेन, यहाँ पे जिस तरह का इसराइल है वेस्ट एशिया के लिए, उस तरह साउथ साउथ ईस्ट एशिया में अमेरिका का मेन वो फिलीपींस, रॉटवाइलर। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, अब हमें चाइना से बातचीत करनी चाहिए कि कैसे हम इस साउथ चाइना सी ज्वाइंट मैकेनिज्म पे कुछ करना चाहते हैं। ये क्या ऐसे ही थोड़ी ना हो गया? क्योंकि चाइना के पावर में तो एक महीने में कोई इजाफा नहीं हुआ। ऐसा एक महीने में चाइना के मिलिट्री पावर में तो कोई इस तरह की कोई बर्तरी नहीं देखी गई कि भाई ऐसा था और एक महीने में चाइना ऐसा पहुंच गया। तो सामने क्या हुआ? सामने ये देखा गया कि अमेरिका के जो मिलिट्री डोमिनेशन था, उसमें डाउनफॉल दिखी। इसीलिए आपको ये बैलेंस अलग नजर आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि चाइना कुछ बढ़ गया एक महीने। अमेरिका का जो ये तरीकेकार था कि भाई हम फोर्स का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल गोल्स जो है वो अचीव कर सकते हैं, वो वहां पे खत्म हुआ। सौरभ साहब, ये बताइए, हालिया 2 हफ्तों की जंगबंदी को आप किस तनाजुर में देखते हैं?
क्या ये वक्ती वक्फा है या किसी बड़े माहदे का पेशखेमा है? देखिए, अगर वक्ती वक्फा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये लड़ाई पूरी की पूरी है क्या? ईरान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, तो जाहिर है कि पहले मिनट से अमेरिका और इसराइल का ईरान के ऊपर एयर सुप्रियोरिटी हो, डोमिनेंस में दोनों में फर्क है। सुप्रियोरिटी कहने का मतलब है कि आपके बराबरी का ईरान के पास कुछ नहीं है। डोमिनेंस का मतलब है कि बस आप जहां मन आप गए और बम गिरा दिए। ठीक है। हम्म। एयर सुप्रियोरिटी अमेरिका की और इसराइल की क्यों है? क्योंकि उनके पास लॉन्ग रेंज वेपन, 600 किलोमीटर दूर मार करने वाली मिसाइल्स हैं। तो उन अमेरिकी प्लेन्स को ईरान के अंदर बहुत नहीं जाना पड़ता। वो इराक के बॉर्डर, क्योंकि इराक के पास तो बेचारे के पास कुछ नहीं है कि वो उन प्लेन्स को मार के गिरा दे। सीरिया में तो जो सुन्नियों ने किया, उसके बाद सीरिया के पास भी कुछ नहीं कि उन प्लेन्स को मार के गिरा दे। तो अच्छा, ये जो सारा इतने सालों से प्लानिंग हो रही थी, इसलिए हो रही थी कि सीरिया सीरिया में मिसाइल इसलिए रखी गई थी कि भाई वहीं पर आपके प्लेन को मार के गिरा दिया जाएगा, तो आप वहां से 600 किलोमीटर की रेंज निकालेंगे तो वो मिसाइल ईरान तक पहुंच भी नहीं सकती। खैर, अब वो तो जो खलीफा, उस्मानी खलीफा जो अभी हैं, अभी मौजूदा वक्त पे उसने जो किया वो सबके सामने है, तो एनीवे वो बात की बात है। तो अब वो प्लेन्स वहां पे आ रही है। अगर आपके पास वो 600 किलोमीटर के मार करने वाली वेपन्स खत्म हो गई तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास 200 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल है। 200 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल मारने के लिए आपको ईरान के एटमोस्फेयर में घुसना पड़ेगा। यही रीजन था कि शुरू के आपने देखे 4 हफ्तों में 3 प्लेन गिरे, और लास्ट के 10 दिन में 18 प्लेन आपके डिस्ट्रॉय किए गए। चाहे वो लैंड पे किए गए या हवा में किए गए, दोनों मिला के 18 प्लेन डिस्ट्रॉय किए। और इसमें मैं ड्रोन्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ड्रोन्स का अगर इसमें शामिल कर देंगे तो फिर तो वो पता नहीं कितना, कई दर्जन में वो चलेगा। तो अब ये वेपन आप कितना बना सकते हैं? अमेरिका की ये वेपन बनाने की महीने की सलाहियत 3 से 4 है। हम्म। 3 से 4, यानी आप साल भर कोशिश करेंगे तो 50 बनाएंगे मिसाइल। 50 मिसाइल आपके एक अटैक में खर्च होते हैं। ईरान की तमाम अटैक्स के बावजूद डिफेंस मिसाइल और जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिससे वो हमला करता है इन बेसिस पे, उसकी कैपेसिटी अभी सब चीज अगर घट गई है तब भी 50 पर मंथ। इट इज 4 वर्सेस 50। 6 महीने बाद युद्ध कर लें, उनके पास 300 रहेगी, आपके पास 24 रहेगी। तो ये इक्वेशन चेंज नहीं हो रहा है। तमाम बम, तमाम वो चीजें उन मिसाइल सिटीज पे गिराई गई। वो गिराई गई उनके दरवाजों को, वो मिसाइल सिटीज सारी की सारी इंटैक्ट है, क्योंकि वो इतनी अंदर है कि आप कितना भी बम गिरा लें उसको कोई असर नहीं करेगा। यही रीजन है कि आप जो है उसके दरवाजे पे मिसाइल मारते हैं कि भाई उसको साफ करने में तो 2 दिन लगेंगे, फिर तो आप अंदर से मिसाइल निकालेंगे। लेकिन जब आप लॉन्ग गेम खेल रहे हैं, यही रीजन है कि भाई ईरान एक दिन में 15 मिसाइल मार रहा है ना, 500 नहीं मार रहा। ये हम हर दिन मारते रहेंगे। तुम कितने दिन मार्केट में बर्दाश्त करोगे? तुम हर दिन का तुम्हारा वॉर का खर्चा $1 बिलियन, तुम कितने दिन इसको सस्टेन कर सकते हो? ये इक्वेशन अभी भी है। याद रखें, इसराइल के बहकावे में पिछले 20 साल से कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं आया था हमला कर, सिर्फ ये आया। ये सोचना कि इसके जाने के बाद आगे का कोई राष्ट्रपति फिर से इस बहकावे में आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अमेरिका के अंदर भी इसको लेकर ओपिनियन जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। पब्लिक इस मूड में नहीं है। कल पीयू का बहुत लॉन्ग टर्म सर्वे आया है, 60% अमेरिकी विरोध में इसराइल के। ये आज तक नहीं हुआ हिस्ट्री। और यही नहीं, जो कम उम्र के रिपब्लिकन भी हैं, वहां पे सपोर्ट फॉर इसराइल और सपोर्ट अगेंस्ट इसराइल, यानी अपोजिशन ऑफ इसराइल, बराबर को पहुंच गया। सिर्फ जो बुजुर्ग रिपब्लिकन है या बुजुर्ग इंडिपेंडेंट वोटर, उनके कारण ये अभी भी आपको 60 और 40 नजर आ रहा है, वरना ये 60 से बहुत ऊपर पहुंचा हुआ है। अगर आप अंडर 35 में देखेंगे तो ये नंबर 75 78 के आसपास। ओह। यानी ये जंगबंदी जो है वो अमेरिका की जरूरत बन गया है। अब मुझे ये बताइए कि लेबनान पर इजरायली हमलों को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा इसमें लॉस
इनिशियल विक्ट्री तो इसमें इसराइल की थी कि भाई उसने एक राष्ट्रपति को अमेरिका के फाइनली 20 साल के मेहनत के बाद कन्विंस कर दिया कि तुम हमारे लड़ाई का हिस्सा बनो, जिसमें अमेरिका को इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन इस जगह पे जंग का रुक जाना, और जंग का रुक जाना साथ में साथ ये एक्सपोज हो जाना, दो चीज एक्सपोज हुई। इसराइल अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, अमेरिका के साथ भी कुछ नहीं कर सकता। 12 रोजा जंग में ये एक्सपोज हुआ कि इसराइल 12 दिन के मार खाने के बाद भाग के अमेरिका के पास गया कि जंग बंदी करवा। 40 रोजा जंग में ये चीज क्लियर हुई कि अमेरिका और इसराइल मिलने के बाद भी 21 दिनों के बाद जंग बंदी के लिए अमेरिका जो है वो राजी। तो ये जो चिमरा था ये टूट गया। लेकिन उसको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी दिखाना है कि हम तो उसको चुनाव लड़ने हैं, चुनाव अगर नहीं जीतता है तो जेल जाएगा, इसमें तो करप्शन के चार्जेस हैं। हम्म। तो ये लैस आउट करना, सिविलियन टारगेट को अटैक करना, इससे ये एक एक विक्ट्री का वो दिखाना चाहता है। दूसरा, ये उसको लगता है कि ये करने से अगर ये जंग बंदी टूट गई तो फिर अमेरिका को फिर और कमिट करना पड़ेगा, ग्राउंड ट्रूप भेजने पड़ेंगे, वो सब चीज इसराइल के हक में। तो जो बातचीत होगी उसमें दो चीज होगा। ईरानी कोशिश करेंगे कि अमेरिका और इसराइल को सेपरेट करें और इसराइल पे जवाबी हमला करें, अगर नहीं मानता है इसराइल पे हमला करने से लेबनान में। अमेरिका ये कोशिश करेगा कि ईरान और लेबनान को अलग करें और हमारी जंग बंदी हो जाए और लेबनान पे हमला होता है। अब ये ग्राउंड पे क्या होता है, क्या बातचीत बनती है, इससे क्या चीज निकल के आता है, वो इस चीज फायर को डिफाइन करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात और रवैये में जो इश्ताल और बेचैनी नजर आ रही है, इसे आप किस तरह ताबीर करते हैं? क्या ये दबाव का नतीजा है या कोई सोची समझी साजिश? ये देखिए, फ्रस्ट्रेशन एक अलग लेवल पे है। आप एक हारे हुए खिसियाए हुए इंसान का वो देख रहे हैं। आज का आपने अगर वो देखा होगा जिसमें अपने सारे एलाई जो जो एक भी ढंग के इसके एलाई थे, चाहे वो टकर कार्लसन हो, कैडेंस ओवेंस हो, मेजोरी टेलर ग्रीन हो, अ, बहुत सारे और जो इस खेमे के जो लोग हैं जो इस जंग का विरोध कर रहे हैं, या जो बार बार इस बात की मजम्मत कर रहे हैं कि किस तरह इसराइल जो है वो अमेरिका को इस जंग में धकेल रहा है, आज सबको उसने गाली दी है, बहुत लंबी सी पोस्ट। ये शेयर फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि क्या करें। डेमोक्रेट आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि आप जंग हार गए, हम्म। पब्लिक मान नहीं रही कि इस जंग में आपका साथ दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की अभी अप्रूवल रेटिंग 31% है। जब से अप्रूवल रेटिंग सर्वे अमेरिका में लिया जाना शुरू हुआ है, अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति की 31% अप्रूवल रेटिंग नहीं है। याद करें कि वाटरगेट स्कैंडल के बाद जब रिचर्ड निक्सन के ऊपर वो चल रहा था, अपना महाभियोग चल रहा था, यानी उसको इम्पीचमेंट उसका किया जा रहा था, उस समय भी उसकी अप्रूवल रेटिंग 32% थी, इससे 1% ज्यादा थी, जब ऑलरेडी उसको महाभियोग चल रहा था, जिसके बाद वो हटाया गया। हम्म। आपको याद ही होगा वाटरगेट स्कैंडल जी जो जी। हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का उससे 1% कम है। तो आप समझ सकते हैं कि वो पूरा का पूरा प्लान, अच्छा आप देखें हर प्लान ध्वस्त हो रहा है ना। टैरिफ वाला कुछ काम नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने इतने साल ईरान पे प्रतिबंध लगाए, अब यूरोपियन कंट्री आपस ईरान से सिंगुलरली डील करके कह रहे हैं कि भैया हमारा शिप जाने दो, हम पैसा तुम्हारा लौटा रहे हैं। तो ये जो सारा आपने इतने साल, मैं बात कहता हूँ ना कि ये वकार जो है बहुत बड़ी चीज होती है। एक बहुत और छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। आप गांव वगैरह में जाए जहाँ लोग इतने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे और बहुत ये नहीं होंगे, तो एक छोटा सा हवलदार एक लाठी लेके आएगा और वो अगर बैठ जाए तो पूरा गांव जो है उसके सामने बेचारा वो हो जाता है कि अच्छा कोई बहुत बड़ा आया। वो छोटे हवलदार की क्या औकात है, कुछ नहीं। बट औकात उसकी नहीं है, वकार महकमे का है, उसका अपना कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप क्या है, कुछ नहीं है। वकार अमेरिका का था। जब वो वकार टूट जाएगा तो जाहिर है कि आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि आप अपना पावर तो कुछ विल्ड नहीं कर सकते ना। ऐसा तो है नहीं कि वो जो हवलदार है किसी को उठ के गोली मार देगा अपने हम्म। से। वो तो इसीलिए वो गन कैरी कर रहा है कि महकमे ने उसको कहा है कि भैया। तो ये सेम चीज लार्जर स्केल पे अमेरिका के साथ आपको नजर आएगी कि वो वकार खत्म है। और सब करें, पूरे दुनिया के एनालिस्ट करें, यानी मागा को छोड़ दें तो चाहे क्या अमेरिकी, क्या यूरोपियन, क्या रशियन, क्या चाइनीज,
क्या साउथ कोरियन, सारे ये बात कर रहे आने वाले दिनों में आप इस तनाज़े में किस किस्म की पेशरफ्त या तब्दीली की तवक्को रखते हैं? क्या सूरत हाल मजीद कशीदा होगी या बेहतरी की कोई सूरत निकल सकती है? हैं। देखिए ये प्रेडिक्शन बड़ा मुश्किल है, बार बार ये कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप अभी 4 दिन में वापस से हमला करने लगे, इसलिए नहीं कि उसके पास सलाहियत सलाहियत तो नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि सब उसका मजाक उड़ा, ईगो हर्ट हो गया उस आदमी का। और वो बड़ा ईगोटिस्ट आदमी है, इस बात को ना भूलें कि एक पार्टी में वो बैठा हुआ था जब बराक ओबामा ने उस पार्टी में उसकी मजाक उड़ाई, उसके बाद वो आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए तैयार। वो इतना ईगोइस्ट है और इसीलिए ओबामा के हर चीज के अगेंस्ट में वो काम करता है। आज जो भी डील ईरान के साथ हो रही होगी, उससे तो आप बुरे स्थिति में है ना, जो ओबामा के साथ जो डील हुई, आज वो नहीं करते, ना न्यूक्लियर वेपन का कोई मामला था, कुछ भी नहीं था, ये लड़ाई भी नहीं होती, बिल्कुल। शायद आपकी इज्जत भी बच गई होती। लेकिन तो वो उस आदमी का प्रोडिक्शन कुछ नहीं कर सकते, वो 3 दिन बाद हमला कर दे जस्ट बिकॉज कि उसको सब उसका मजाक उड़ा रहा है, टाको कह रहे हैं, सारे आदमी उसको ये कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उसके अपने लोग उसको कह रहे हैं कि तुम बेवकूफ हो। डोनाल्ड ट्रंप के केस में आप ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ रैशनल एक्टर। रैशनल एक्टर का कोई की हम बात ही नहीं कर रहे। ये थे हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही, जो तफसील से मशरक़ी वस्ती में जारी जंग बंदी पर रोशनी डाल रहे थे। हमेशा की तरह आखिर में मैं तमाम नाज़रीन और सामाईन से गुजारिश करता हूँ कि वह अपनी कीमती आरा और तजावीज़ हमें ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को आपके लिए मज़ीद दिलचस्प, जामे और बामानी बना सकें। हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, एक नए रुख और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्बत सोच को जिंदा रखिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।